नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं देश के समक्ष और विशेष रूप से उत्तर भारतीयों के समक्ष एक ऐसी समस्या जो कि हर साल 2 साल पर कहीं ना कहीं आकर खड़ी हो जाती है। हमें पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि सर्वाधिक माइग्रेशन से प्रभावित है, पलायन से प्रभावित है। और चूंकि जब कभी भी किसी भी गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषियों पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं सर्वाधिक चिंता किसी बिहारी को होती है, क्योंकि बिहार के लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पेट की अपनी आग को बुझाने के लिए पेट की पीड़ा से ग्रसित होकर पलायन के शिकार है। तो अभी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सेना मतलब ठाकरे बंधु फिर एक बार मराठी और हिंदी विरोध की राजनीति को परवान चढ़ा रहे हैं, तो उनकी राजनीति से उतना खतरा नहीं होता है जितना खतरा होता है उनके राजनीति करने के व्यवहारों से। क्योंकि उनकी राजनीति में बिना मार पिटाई, बिना गाली के, बिना अपशब्दों की उनकी राजनीति पूरी ही नहीं होती। अगर हम बात करें बाल ठाकरे की, जो इनके उद्धव ठाकरे के पिता और राज ठाकरे के राजनीतिक गुरु और उनके चाचा भी रहे हैं, तो राज ठाकरे की राजनीति की शुरुआत ही हुई थी भाषा से। आपको याद होगा मराठी और गुजराती के बीच का जो विवाद था, उसी विवाद से शिवसेना का जन्म होता है। और वो शिवसेना बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आती है, उसके बाद भाषा के आधार पर गठित शिवसेना भाषाई विवाद से अपने आप को कहीं ना कहीं अलग करती है और उसके बाद वो हिंदुत्व की राजनीति करने लगती है। आपको याद होगा 1975 में जब देश पर आपातकाल लादा गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, तो उस दौरान इंदिरा गांधी का समर्थन करने में बाल ठाकरे सबसे आगे थे। क्योंकि उसका कारण सर्वाधिक ये था कि बाल ठाकरे के दिमाग में एक बात चल रही थी कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार हट जाती है देश में, अगर जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार एक गुजराती होगा, मोरारजी भाई देसाई। तो यह भी एक कारण था कि बाल ठाकरे ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। और रह रह कर जब कभी भी लगता है शिवसेना को कि शिवसेना मतलब अब तो शिवसेना बट गई है उद्धव ठाकरे और शिंदे में, तो जब जब लगता है ठाकरे परिवार को कि उनका आधार कुछ कमजोर होता है, तो तब वो गैर हिंदी विरोध की राजनीति शुरू कर देते हैं, भाषाई विवाद खड़ा करते हैं। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं निशीथ राणा जी। निशीथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। हाँ निशीथ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मैंने अभी इंट्रो में बताया कि ये बाल ठाकरे के परिवार के द्वारा, उद्धव ठाकरे के द्वारा या राज ठाकरे के द्वारा जिस प्रकार से भाषा का विवाद, हिंदी विरोध की राजनीति एक बार फिर शुरुआत की जा रही है, क्या कारण देखते हैं आप निशीथ जी इसके पीछे? देखिए प्रदीप जी, जहां तक शिवसेना का सवाल है, तो शिवसेना का गठन 1966 में बाला साहेब ठाकरे जी ने किया था। उस समय शिवसेना का जो गठन हुआ था वो मराठी अस्मिता को लेकर हुआ था। जैसा कि आपने कहा, उस समय गुजराती और मराठी का जो झगड़ा था, जो भाषाई विवाद था, तो मराठी अस्मिता महाराष्ट्रियों के लिए है। बाहर से जितने भी लोग वहां काम के लिए गए, रोजगार की खोज में गए, तो उनको वहां से खदेड़ बाहर किया जाए, ये एक आंदोलन का रूप उन्होंने दिया था। और मराठी को लेकर के उन्होंने जो जन आंदोलन किया, मराठा का समर्थन पाने के लिए, उसी आधार पर उस पार्टी की नींव पड़ी। तो शुरुआत में तो बाला साहब ठाकरे वहां के गॉडफादर, महाराष्ट्र के गॉडफादर थे और उन्होंने एक दबंग राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी अपनी ख्याति थी, उन्होंने पहचान बनाई। लेकिन बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ,
तो मराठी अस्मिता जो है धीरे धीरे हिंदू अस्मिता में तब्दील हो गया। और बाला साहब ठाकरे को याद होगा कि पूरे देश भर में हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाना जाने लगा। तो मराठी अस्मिता धीरे धीरे हिंदुत्व की पहचान को लेकर के आगे बढ़ी और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ने अपना एक अलग पहचान, एक जो है बड़े दल के रूप में अपने आप को उभार कर सामने लाया। 1980 के अंतिम दशक के अंतिम समय में या 1990 के प्रारंभ में जो शिवसेना खड़ी हुई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ और बड़े भाई की भूमिका में थे। बाद में जाकर के धीरे धीरे जब बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकार के रूप में 2004 में उद्धव ठाकरे के हाथ में और पार्टी की कमान गई, उसी समय पार्टी में विभाजन, एक तरह से परिवार में विभाजन हुआ। उनके जो भतीजा थे राज ठाकरे, वो नाखुश होकर के पार्टी से अपने आप को अलग कर लिए और 2006 में आपको याद होगा कि MNS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन राज ठाकरे ने किया था और वो फिर अपने पुराने लीग पर वापस आए थे। उन्होंने मराठियों को लेकर के फिर से जो है जन आंदोलन खड़ा करने का कोशिश किया। शिवसेना उस समय टूट गई दो भागों में, एक तरह से वो परिवार में विभाजन हो गया और धीरे धीरे शिवसेना सिमटती चली गई। फिर बाद में जाकर के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन टूटा और फिर कांग्रेस, कांग्रेस शरद पवार गुट इन लोगों के साथ मिल करके उन्होंने जो महाविकास अघाड़ी बनाया और 2019 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो वहां से उनका नैतिक पतन शुरू हो गया। उनके महाराष्ट्र के लोगों पर जो शिवसेना की पकड़ थी वो ढीली होती चली गई और वो हिंदुत्व के रास्ते से भी भटक गई। तो मैंने जैसे कहा कि शुरू में शिवसेना की नींव पड़ी थी मराठी अस्मिता को लेकर, बाद में धीरे धीरे हृदय परिवर्तन हुआ और वो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में बाला साहब ठाकरे उभर कर सामने आए और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी। लेकिन जब शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गई और हिंदुत्व के रास्ते को एक तरह से छोड़ दिया, भटक गई, भारतीय जनता पार्टी ने उस हिंदुत्व के मुद्दे पर एक तरह से शिवसेना को पटखनी दे दी और अब आज की तारीख में महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम पर कोई शिवसेना का वोट बैंक नहीं बचा। तो अपने जमीन को बचाने के लिए, फिर से अपने पुराने जमीन को पाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कह सकते हैं। और आपको मालूम है कि ये भाषाई विवाद जो है ये कोई नया विवाद नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। स्वाधीनता संग्राम से पहले भी इस तरह का विवाद हुआ करता था, लेकिन प्रत्येक चुनाव के समय में कुछ लोगों द्वारा और इस प्रकार के मुद्दे को आगे करके और उसका राजनीतिक फायदा लेने का कोशिश किया जाता रहा है। जैसे तमिलनाडु उसका ज्वलंत उदाहरण है, वहां विधानसभा चुनाव होना है, वहां भी तमिल भाषा को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है और ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर एक साथ मिल करके अपने खोए हुए जमीन को वापस पाने के लिए मैं जोड़ देता हूँ आपको, मैं जोड़ देता हूँ आपके इसी सवाल में थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कि एक बात तो इस घटना से हुई कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो दोनों चचेरे भाई 20 वर्षों से अलग राजनीति कर रहे थे, कम से कम इस बहाने जो है एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर जो है दोनों चचेरा भाई जो है आ गए और बाला साहब ठाकरे का परिवार जो है आप कह सकते हैं कि एक मंच पर इसी बहाने आ गया। भले ही पार्टी उनकी कमजोर हो गई है, आज अगर देखिए अगर तो महाराष्ट्र की राजनीति में केवल मुंबई छोड़ दीजिए, अगर जो पूरा बृहत्तर मुंबई है इसको छोड़कर लगभग शिवसेना का जो आधार रहा है उस आधार पर तो शिंदे ने कब्जा कर लिया है लगभग।
लगभग इस बार जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें अगर परिणाम में हम देखें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना लगभग 40 सीटों पर टकराई थी। उसमें अधिकतर सीटों पर जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना का विजय हुआ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हार गई। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि कारण रहा है कि उद्धव ठाकरे को चूंकि लग गया कि अब उनकी राजनीति आगे नहीं बढ़ पाएगी हिंदुत्व के सहारे, क्योंकि हिंदुत्व के मामले पर जितने भी क्रेडिट है वो भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। उद्धव ठाकरे को अब चूंकि कांग्रेस से अलायंस होने के बाद उद्धव ठाकरे की मजबूरी है कि वो सो कॉल्ड जो सेकुलर पॉलिटिक्स है उसी राजनीति के अंग बन गए। जब भी वो शरद पवार के साथ गए, कांग्रेस पार्टी के साथ गए, तो उद्धव ठाकरे की जो हिंदुत्व की पहचान थी वो तो लगभग मटिया मेट हो गई। हिंदुत्व की पहचान वाली शिवसेना जो है वो तो स्थापित हो गई एकनाथ शिंदे की। तो उद्धव ठाकरे के पास चारा कहां बचा अब कि नए मुद्दों को ढूंढा जाए। तो मुझे भी ऐसा लगता है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं निश्चित जी, कि उद्धव ठाकरे हो चाहे राज ठाकरे तो पार्टी कभी बनी ही नहीं। केवल एक विधानसभा चुनाव ऐसा हुआ बीच में जब राज ठाकरे की शिवसेना ने अपनी कुछ शक्ति दिखाई थी महाराष्ट्र में, मुंबई और ठाणे के इलाके में। इसके अलावा तो कभी भी मतलब आप 5 एमएलए भी जिता पाना जो है एमएनएस के लिए असंभव हो गया। और अभी चूंकि मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये केवल महानगर पालिका के चुनाव के लिए ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आए हैं। आपका क्या विचार है इस पर? निश्चित रूप से प्रदीप जी, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूं। आपको ध्यान में याद होगा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना हुई थी, उस समय शिवसेना ने वो सारा श्रेय अपने ऊपर लेने का काम किया था कि मैंने तोड़ा है, और उसका कई वर्षों तक कोर्ट में केस भी चलता रहा और बाद में जो भी मामला आया हो। लेकिन उस समय तक शिवसेना कट्टर हिंदू समर्थक, हिंदू राष्ट्र के समर्थक माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उसी में एक और चीज मैं जोड़ रहा हूं, जब 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जब महाराष्ट्र में दंगा हुआ, मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, और सीरियल ब्लास्ट के बाद जो दंगा हुआ था, आपको याद होगा निश्चित जी कि उस समय में जो कांग्रेस और शरद पवार की सरकार थी जिसने श्री कृष्ण आयोग बनाया था, उस श्री कृष्ण आयोग में दंगों में दोषी के रूप में सबसे पहला नाम बाला साहब ठाकरे को चिन्हित किया था। ठीक है कि बाला साहब ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, लेकिन आपने सही कहा कि हिंदू हृदय सम्राट तो बाला साहब ठाकरे ही थे। भले ही उसकी योजना बनाने में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका रही हो बाबरी मस्जिद विध्वंस में, लेकिन श्रेय जो लेने में जो है सबसे आगे तो बाला साहब ठाकरे ही रहे थे। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा प्रदीप जी कि एक तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। एक तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे महाराष्ट्र के राजनीति में हाशिए पर चले गए। जैसे हम लोग जानते हैं, कहावत है कि आपदा के समय जैसे बाढ़ आ जाता है तो बाघ और बकरी एक ही पेड़ पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसी प्रकार आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में वो बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं। तो फिर से वो पुराने ही विवाद को खड़ा करना चाहते हैं, मराठा अस्मिता को लेकर के आगे। और अभी हाल में वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, उस पर शिवसेना का हमेशा से वर्चस्व रहा है, और महाराष्ट्र के अर्थव्यवस्था में नगर पालिका का और उसका जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस पर भी कब्जा टूट ना जाए, उस पर भी उसका वर्चस्व समाप्त ना हो जाए, इसलिए दोनों भाई एक साथ आए। जहां तक भाषा का सवाल है, बड़ा ये इमोशनल विषय है। भाषा लोगों को जोड़ती भी है और लोगों को तोड़ती भी है। आपको ध्यान में होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी जब किसी दूसरे प्रदेश में जाकर भाषण देते हैं तो उनका जो प्रारंभिक संबोधन होता है वहां के क्षेत्रीय भाषा में होता है, और वो 2 ही लाइन बोलते हैं। चाहे बिहार आते हैं तो भोजपुरी में बोलते हो, मगही में बोलते हो, मिथिला क्षेत्र में जाते हैं तो मैथिली में बोलते हैं, टूटी
फूटी भाषा में 2 लाइन ही बोल देते हैं, तो वहां के लोग बड़ा उनसे जो है अपार स्नेह का एक तरह से भावना जागृत हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, मान लीजिए बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाकर काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में वो लगातार वहां रह रहे हैं, तो बिहारी भी मराठी बोलना सीख जाते हैं, बोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भाषा से घृणा करते हैं, लेकिन ये एक प्रपंच है, ये एक प्रोपगेंडा है राजनीतिक बवंडर खड़ा करने का। और वो एक तरह से चिंता बिहार के लोगों को भी है, बिहार के सरकार को भी होना चाहिए। बिहार के ही लोग ज्यादातर जाकर के महाराष्ट्र या तमिलनाडु या कर्नाटक में बसे हुए हैं, चाहे वो मजदूरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, टेम्पू चला रहे हो, तो सबसे ज्यादा कोपभाजन तो बिहारी को ही होना पड़ता है। और इसलिए ये बड़ा चिंता का विषय है बिहार के लिए भी। और जो स्टैंड लिया गया है, एक तरह से वो राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे अपने खोए हुए जमीन को वापस पाने के लिए एक गुंडा एक कह सकते हैं कि गुंडाई करने पर उतर आए। चलिए, आज इसी तरह का बयान जो है भारतीय जनता पार्टी के एक फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा है कि ये गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे। ठीक है, चलिए निशित जी, जितने सरल शब्दों में आपने समझाया दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मुद्दे पर यह बात स्पष्ट है कि इसका मकसद केवल और केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। इसीलिए जैसा आपने कहा बाघ और बकरी, तो मुझे लगता है कि बाघ और बकरी, अब तो ना बाघ बचा ना कोई बकरी कह सकते हैं, बाघ तो कोई बचा नहीं, ना उद्धव ठाकरे के पास बाघ बचा, ना राज ठाकरे के पास बचा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने इन दोनों को जो है एक तरह से मुझे लगता है बकरी ही बना दिया है, बाघ तो अब रहे नहीं। ठीक है, शिवसेना, असली शिवसेना तो अब वहां एकनाथ शिंदे ही की पार्टी ही लगभग उसी रूप में देखी जा रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। सबसे बड़ी लड़ाई तो जो मुंबई महानगर पालिका की लड़ाई है, बीएमसी की लड़ाई है, वहां होना है। देखिए क्या होता है और कितने दिन। सबसे बड़ी बात यह भी है, एक और सवाल विषय है निशित जी, कि ये दोनों भाई रहेंगे कितने दिन साथ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उद्धव ठाकरे भी अब कभी भी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करना चाहते और राज ठाकरे तो एकदम बाल ठाकरे का डुप्लीकेट है, कोई उनको डिक्टेट करे ये राज ठाकरे को पसंद नहीं है। क्या अंतिम सवाल कंक्लूड कीजिए निशित जी। नहीं, आप के बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए दोनों एक साथ मंच पर आए। पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना का क्या हश्र हुआ था, अब वो आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं। राज ठाकरे भी और उद्धव ठाकरे भी दोनों मिल करके एक नई जो है प्रोपेगेंडा खड़ा करके, एक नए प्रकार का बवंडर खड़ा करके और देश के अंदर जो है एक तरह से आग लगाने की बात वो कर रहे हैं। इसका प्रभाव बाकी राज्यों पर भी पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निशित जी। तो फिर हम लोग जो है किसी अन्य मुद्दे पर अब फिर मुलाकात होगी हमारी। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।